नमस्कार, शुभ संध्या, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, अपने-अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। किरदार-ए-ज़िंदगी में एक बार फिर वैभव भी हाज़िर है किरदार को लेकर और एक बेहतरीन किरदार से आज आपकी मुलाकात होगी। जैसा कि हम हर बार कहकर जाते हैं, हर बुधवार शाम 7 बजे इंतज़ार कीजिए एक नए किरदार का। और जब नया किरदार हम ढूँढ कर लाते हैं, वो एक अलग शख्सियत होती हैं, उनके बारे में बहुत सारी अ, कही अनकही बातें हम इस पटल के माध्यम से साझा करते हैं और उनके व्यक्ति से व्यक्तित्व तक की जो एक यात्रा होती है, उस यात्रा को 1 घंटे में नापने की एक छोटी-सी कोशिश करते हैं। हालाँकि बड़ा मुश्किल काम है ये, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है और नामुमकिन इसलिए भी नहीं है क्योंकि वैभवी ने हमेशा वादा किया है और हमारी पूरी टीम सशक्त है। आज 172वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी टीचर से मिलवाने जा रही हूँ, एक शिक्षिका हैं पीजीटी हिंदी रही हैं, कवित्री भी हैं और एक ख़ास बात उनके बारे में पता चली, एक ऐसी संस्था के बारे में अ, हम हमेशा ये सोचते हैं हालाँकि मैं शोभा रानी जी की बात कर रही हूँ, जिनसे मैं आपको आज मिलवाने आई हूँ। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, कई बार हम कहते हैं कि हम किस रूप में अपने देश की सेवा करें, किस रूप में हम कुछ ऐसा करें जो हमें हमेशा लोग याद रखें और मन में एक संतुष्टि का भाव हो कि हम इस दुनिया से जब जाएँ, तो हमें लगे कि हाँ, हमने कुछ किया है। एक ऐसी संस्था है अ, शहीद स्मृति चेतना समिति जिसकी उपाध्यक्ष हैं आप और हिंदी की सेवा इन्होंने की है 27 वर्षों तक लगातार और अब सेवानिवृत्ति प्राप्त करके फिर भी हिंदी की सेवा कर रही हैं। तो माँ हिंदी को समर्पित इनका जीवन शोभा जी का और साथ में जिस संस्था की मैं बात कर रही हूँ, उसके संस्थापक स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी का अगर ज़िक्र मैं यहाँ ना करूँ, तो मुझे लगता है कि ये बेमानी बात हो जाएगी। दरअसल मैं उस महान विभूति को इसलिए स्मरण में लाना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना, जिसके बारे में शोभा जी बताएँगे, लेकिन मैं थोड़ी-सी भूमिका ज़रूर बताना चाहती हूँ। उस संस्था की आप उपाध्यक्ष हैं, उस संस्था से आप जुड़ी हुई हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके मन में भी देश प्रेम का एक अलग अलख जग रहा है, जल रहा है। रवि जी ने अपने खून से कलाकृतियाँ जो आकृति होती है जिसको पेंटिंग कहते हैं, पेंटिंग बनाई अपने ब्लड से और जब ब्लड हम इस्तेमाल करते हैं किसी पेंटिंग के लिए तो वो थोड़े समय के बाद वो कलर उड़ जाता है और ऐसी स्थिति में थोड़ा केमिकल इस्तेमाल करके उन्होंने देश प्रेम के लिए एक अलग मिसाल अपने आप को बनाया और उनका जो कहना है मैं चाहूँगी उपाध्यक्षा होने के नाते शोभा जी उनके बारे में ज़्यादा कुछ बताएँ। मैंने थोड़ी-सी भूमिका बाँध दी है, शोभा जी के बारे में मैं क्या बताऊँ। बहुत सालों से उन्होंने हिंदी की सेवा की। बहुत परिश्रमी रही हैं, बहुत दयालु हृदय की रही हैं, प्रेममयी जो वातावरण में आप रही हैं और आपने स्नातकोत्तर किया है हिंदी से दिल्ली विश्वविद्यालय से 1982 में। अ, शोभा जी को शायद पता नहीं है, मैं 1982 में पैदा हुई थी, तब इन्होंने हिंदी की है। अब आप समझिए कितने वर्षों से इनका योगदान रहा है। और बीएड आपने किया है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से, एमएड आपने किया है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से और हिंदी के प्रति जो आपका समर्पण भाव रहा है और आपने ना बहुत काव्य पाठ किए, नाट्य मंचन में आपने अपनी रुचि दिखाई, कई प्रतियोगिताओं में भी आपने अपनी भागीदारी दी है और हिंदी अकादमी द्वारा 2008-2009 में हिंदी शिक्षक सम्मान से आपको सम्मानित किया गया और हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद भी मिला है और आपको इस कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। तो चलिए हम बिना किसी विलंब के शोभा जी से बातचीत करते हैं और बहुत कुछ उनके बारे में जानने के लिए है। सीधे उनसे मिलते हैं।
शोभा जी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, जी, शोभा जी, हमारे आप साथ दर्शक धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेरी प्यारी सहेली, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी कवियत्री आशा साहनी जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आप मऊ की धरती से आती हैं और मऊ में बड़े-बड़े साहित्यकार हुए हैं, तो मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। और धीरे-धीरे दर्शक दीर्घा में और भी जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। शोभा जी, जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 172 मतलब एक एक ऐसी माला तैयार हुई है जिसमें कई मोती, हीरे, जवाहरात हमने सजाए हैं, और आज 172 मणि हमारी उस माला में पिरोए जा चुके हैं, तो हमारे लिए भी बड़े बहुत गौरव का सुंदर, विषय है आज। बहुत और सुंदर। कार्यक्रम की जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप अपने परिजनों के बारे में, अपने परिवार के बारे में हमें बताएं। तो मैं चाहूंगी कि यहीं से हम आज अपने जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करते हैं। तो आप अपने परिवार के बारे में हमें बताइए। स्वागत है। बहुत सुंदर। वैभव जी, मैं भी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मैं भी आपका। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे आज आपने एक पहचान दी है। तो मेरा जो परिवार है, मैं लक्ष्मीबाई नगर, दिल्ली में पैदा हुई। 28 जनवरी 1961 का मेरा जन्म है। और मेरे मम्मी और पापा दोनों बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के और सनातनी परिवार से रहे। वही संस्कार उन्होंने मुझे भी दिए। और मेरे 4 भाई और मैं एक बहन हूँ उनकी, मतलब मैं एक बेटी हूँ उनकी, अपने मम्मी-पापा की। और वैभवी जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगी आपको कि मेरी जो मम्मी थी, वो जब मेरे 4 भाई हुए तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरे परिवार में एक लड़की भी हो। जिससे कि मैं अपने मेरी मम्मी, मैंने आपको बोला, बहुत धार्मिक परिवार प्रवृत्ति की थी, तो वो चाहती थी कि मैं एक कन्यादान करूं। तो उस कन्यादान के लिए वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी एक बिल्कुल, कन्या हो। कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, सबसे बड़ा हाँ, दान। बिल्कुल। तो उस शायद भगवान ने उनकी सुनी और मैं 4 भाइयों के बाद मैं पैदा हुई। तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ाई की तरफ उजागर किया कि आप पढ़ो। अपने मेरे सारे तीनों भाई जो थे वो भी खूब अच्छे पदों पर रहे। मेरे बड़े जो भाई हैं वो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में हिंदी ऑफिसर रहे हैं। और जो मेरे दूसरे ब्रदर थे वो रामदास स्कूल में अध्यापक थे, उनका देहांत हो चुका है। और जो तीसरे नंबर के ब्रदर थे उनका भी देहांत हो चुका है। और जो चौथे नंबर के मेरे ब्रदर रहे वो इंडियन ऑयल से सेवानिवृत्त हुए। मुझसे डेढ़ डेढ़ वर्ष बड़े हैं वो। उनका तो वो इंडियन ऑयल से अच्छे पद पर, वो भी मैनेजर के पद पर से रिटायर हुए। तो मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगी वैभवी जी, कि जब मैं 1980 में जब मैंने एमए के लिए फॉर्म भरा, तो जी, मैं क्योंकि अपने भाइयों में सबसे छोटी थी, तो जो मेरे जी। बड़े ब्रदर थे वो मुझसे 16 साल बड़े थे। उनका अरे नाम है वाह! प्रेम मनोहर मसीन। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारी सबसे छोटी बहन एमए कर रही है, तो हमें भी करनी चाहिए। तो आप अरे! मानोगे, हमारे घर में पूरा वातावरण पढ़ाई का होता था। मेरे बड़े भाई ने भी हिंदी में एमए की। जो सेकंड ब्रदर थे उन्होंने हिस्ट्री में एमए करी। और जो तीसरे चौथे नंबर के ब्रदर थे उन्होंने एमकॉम करी। तो क्या बात चारों है, हम क्या लोग पढ़ाई में हम लोग रहते थे। तो मेरी मम्मी को बहुत खुशी होती थी कि मैंने अपने सारे बच्चों को पढ़ाई में आगे किया है। तो इस बात का मुझे गर्व है कि मेरी मम्मी और पापा जी ने योगदान दिया। और जब मेरी शादी हुई तो तब मैंने एमए करी हुई थी। तो मुझे जब देखने आए मेरे ससुर जी, श्री जी, हरभगवान डूंगा जी, तो उन्होंने जी। मुझसे यही पूछा कि आप आगे पढ़ोगे। तो मैंने कहा हाँ, मैं बीएड करूंगी। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया और मुझे टीचिंग लाइन के लिए उन्होंने खूब गाइड भी किया। और जहां जहां भी मैं एग्जाम देने जाती थी वो मेरे साथ जाते थे। तो अरे उनको बड़ी वाह! खुशी क्या हुई बात। जब, हाँ, जब मेरी 1995 में 8 सितंबर को जब मैंने ज्वाइनिंग करी, तो सबसे ज्यादा खुशी जी, उन्हीं को ही हुई थी। तो इस तरह से मेरा जीवन जो है बहुत स्वर्णिम रहा। मतलब मैं ये कहूंगी स्वर्णिम ही रहा कि मेरे 84 में मेरी शादी हुई और 11 साल के बाद मुझे जॉब मिली, और वो भी टीचिंग की। तो मेरे जी, ससुर जी का, मेरी सास माता जी का
दोनों का बहुत आशीर्वाद रहा कि जो मैं नौकरी कर पाई और निर्बाध नौकरी करी मैंने। कोई मुझे दिक्कत नहीं आई। पापा जी बहुत सहयोग करते थे मेरा। मैं अगर स्कूल से बहुत आती थी, लेट भी हो जाती थी, तो पापा जी जी, मतलब खाना भी बना के रखते थे मेरे लिए। क्या बात है! तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए इस तरह बहुत बेटियों को जब आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मौका घर मिलता से है। मिलती है, जो सहयोग मिलता है, वो बड़ी बात है और बहुत अ, बड़ी बात। क्या बहुत आज बड़ी की बात। परिस्थिति में शोभा जी आपको लगता है कि उस समय जब इस तरह का माहौल था, जी, तो जी। वो एक ब्लेसिंग थी आपके लिए कि आपके घर का माहौल इस तरह का रहा है और आप तभी आप आगे बढ़ पाई और देखिए ससुराल पक्ष बिल्कुल। से जब सहयोग मिलता है, तो ये एक बहुत, किसी भी बहू के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। बहुत हाँ, गर्व की बात है। और हमारे पापा जी, जी और मम्मी जी का बहुत अच्छा नेचर था, जिन्होंने मुझे सहयोग दिया। जी। अभी 1 साल, 1.5 साल पहले ये मेरे फादर इन लॉ का, पापा जी का स्वर्गवास हुआ है। तो आज भी ओहो! मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। जी, बिल्कुल, बच्चों के साथ हमेशा बड़ों का आशीर्वाद होता है और हमारे हाँ, साथ आदरणीय उषा मिश्रा जी जुड़ गई हैं। उषा जी, विशेष आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि आपने एक बेहतरीन किरदार हमें दिया है और आदरणीय प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ प्रदीप जी। मैं और भी। प्रदीप जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं वो ना सिर्फ़ हमारे किरदार का हिस्सा रहे, बल्कि उन्होंने न जाने कितने किरदार हमें दिए हैं और जब भी कार्यक्रम को याद किया जाएगा, तो एक हम सब साक्षी हैं कि प्रदीप जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और डॉक्टर तनेजा वो तो हमारी टीम की मेंबर हैं, उनके लिए मैं क्या ही कहूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपने बड़े और अपने जो सहयोगी हैं, वो आपको सहयोग प्रदान करते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो शोभा जी इसी तरह से जैसे आपको आपके परिवार का सहयोग मिला, मुझे भी मेरे परिवार का पूरा सहयोग है, साथ ही मेरी पूरी टीम का सहयोग है, जिसकी वजह से हम लगातार चल पा रहे हैं। बहुत सभी अच्छी बात दर्शकों है। का मैं अभिनंदन करती हूँ और आप सभी से गुज़ारिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। शोभा जी, मैंने जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप टीचर रही हैं और 27 वर्षों तक आपने टीचिंग की है और जो एक शिक्षिका होने के नाते हालाँकि इस कार्यक्रम में और परिचर्चा जो हमारा कार्यक्रम होता है, उसमें भी बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाएँ आई हैं कार्यक्रम में। तो एक प्रश्न रहता है कि क्या परिस्थितियाँ बदली हैं शिक्षक के लिए या जो चुनौतियाँ हैं, वो पहले ज़्यादा थीं या अब ज़्यादा हो गई हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है? हाँ, परिस्थितियाँ तो बदली हैं और बहुत ज़्यादा बदली हैं अब तो। जब हमने जॉइनिंग करी थी तब इतनी हमें दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि उस समय ऑनलाइन नहीं होता था, है ना? तो हम लोग जो कॉपी चेक करते थे या रजिस्टर में बनाते तो हाथ से ही बनाते थे। तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती थी हमें, पेपर चेकिंग में भी, मार्किंग की लिस्ट बनाने में भी। लेकिन अब जो है कि जब मैं रिटायर होने वाली थी, उससे 2-4 साल पहले जब कोरोना भी आ गया, तो उसके बाद से ज़्यादा परेशानी आने लगी। लेकिन अब जो है, ठीक है, समय के साथ हमें समझौता करना पड़ता है, नई-नई टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ता है, तो उसके साथ-साथ आगे फिर परिस्थितियाँ बदल भी रही हैं और अच्छा भी लग रहा है। जी। जी, परिस्थितियाँ बदलती हैं हमेशा और हम कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखते हैं, जिस तरह से हमारा जो वातावरण है वो बदलता है, परिस्थिति बदलती है, हमारी तकनीकी जो चीज़ें हैं वो बदलती हैं, तो हाँ, बहुत कुछ हम सीख भी पाते हैं। शोभा जी मैंने सुना है आप बहुत अच्छी कविताएँ लिखती हैं, तो मैं चाहूँगी कि कुछ कविताएँ यदि आप हमें सुना सकें, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, ज़रूर, ज़रूर। जो मैंने अपनी कविता लिखी है एक, बूढ़ी अम्मा पे, मैं आपको सामने वो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कविता जो मैंने लिखी 11 जी। सितंबर 2000 में, ठीक है। तो उस कविता में मैंने लिखा, सोचती हूँ अक्सर ईश्वर भी अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता होगा, इसलिए कठिनाइयां तकलीफें उन्हीं को देता है जो उसे सहन कर सके। कमजोर डरपोक व्यक्ति तो पहले ही डरा हुआ है, मरा हुआ है, वो क्या सहेगा जो करे उसकी दी हुई तकलीफों का डटकर मुकाबला, उसे भी दे चुनौती, देती हैं तुझे, देनी है तुझे और कितनी तकलीफें, तू देता जा, किए जा अपने मन की, मैं भी उन हारने वालों में से नहीं हूं, करूंगा तेरी तकलीफों का जी भर कर मुकाबला, मुकाबला, मुकाबला। तो ये छोटी सी क्या बात कविता है! मैंने बहुत 2000 सुंदर। में लिखी थी। तब से मैंने मतलब कविता लिखना शुरू किया। मन में होता था लिखूं, लेकिन शायद मैं लिख नहीं पाती थी, कुछ पारिवारिक परिस्थितियां थी, बच्चे छोटे थे, हस्बैंड मेरे जो हैं वो टूर पर रहते थे, तो वो भी इंजीनियर हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं डिजाइनिंग के, तो उस वजह से मुझे भी कम टाइम मिल पाता था। तो अब मैं जो कविता जो मेरी मुझे बहुत पसंद है, कर्म की प्रतिमूर्ति फूल वाली बूढ़ी अम्मा। सर्दी स्वागत। की सर्द सुबह, हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ है, सिर पर फूलों की गठरी लिए सूखी सी काया, 80 साल की अम्मा को तेज चाल में चलते हुए देखा तो सोचने लगी, इतनी उम्र होने पर भी अभी भी इस अम्मा में जवानों से ज्यादा दमखम है, काम का जोश है। आज के जवान तो सर्दी की सुबह में रजाई में दुबके पड़े होंगे, मंदिर के बाहर सर्द ठंड में फूलों की माला बनाकर बेचते हुए उस बूढ़ी अम्मा में मुझे सच्चे कर्म के दर्शन हुए। अम्मा के झुर्रियोंदार चेहरे पर मुझे शांति की वह मुस्कान दिखी जो सर्व संपन्न लोगों के चेहरे पर भी दिखाई नहीं देती। मंदिर मेरे स्कूल के रास्ते में ही पड़ता है, बाहर से ही मंदिर के भगवान के सामने शीश नवाकर जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मंदिर के गेट पर बैठी हुई बूढ़ी अम्मा राम राम कहकर अभिवादन कर देती है। अम्मा को जब मैं राम राम कहकर अभिवादन का प्रत्युत्तर देती हूँ तो लगता है ईश्वर की सच्ची भक्तिन के दर्शन करके मेरा भी जीवन सार्थक हो गया है। कर्म निष्ठा का आशीर्वाद मुझे बूढ़ी अम्मा से मिल जाता है। भगवान का प्रसाद समझकर हृदय से स्वीकार कर स्कूल की ओर शीघ्रता से अपने कदम बढ़ाती हुई मैं भी बूढ़ी अम्मा की तेज चाल को ध्यान में रखकर अपने कदमों की चाल तेज कर देती हूँ कि कहीं देर से आने पर प्रिंसिपल साहब की डांट ना खानी पड़े। क्या धन्यवाद। बात है! क्या बात है! कितनी खूबसूरत कविता, कितना मर्म है, कितना कितनी संवेदनाएँ छुपी हुई हैं इस कविता में, वाक़ई बहुत खूबसूरत। और आपके लिए संदेश आया है, शानदार सृजन लिखा है आशा जी ने। और हमारे हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट की सचिव उपस्थित हो चुकी हैं, आदरणीय सुदर्शन शर्मा सूदी जी, उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है। और अभिनंदन उषा मेरा। जी ने आपके लिए संदेश भेजा है, पापा जी द ग्रेट। और इस तरह से संदेश आप तक पहुंच रहे हैं। और मैं सभी का अभिवादन करती हूँ और एक ही गुजारिश करती हूँ, कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहें। या शोभा मैं भी जी। बताना चाहूंगी, ये उषा जी। रश्मि जी मेरी कुलीग रही हैं और इन्हीं के सौजन्य से आज मैं आप तक पहुंची हूँ। जी, बिल्कुल, और मैं बिल्कुल। तो मैंने उनका आभार लता पहले ही व्यक्त तनेजा जी कर कभी दिया है। हम। और हाँ। सुदर्शन जी जो हमारी सचिव हैं, उन्होंने लिखा है कि संवेदनशील अभिव्यक्ति आपकी रही है। और दुर्गा नांगले जी, बहुत समय के बाद आप मुझे दिख रही हैं पटल पर। मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर। बहुत-बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। इसी तरह कार्यक्रम को आप सब शेयर करते रहें। एक बेहतरीन शख्सियत से आपकी मुलाकात हो रही है और बहुत सारी हमारी बातें आगे बढ़ेंगी। शोभा जी, बड़ी अच्छी, एकदम मर्मस्पर्शी और दिल तक पहुंचने वाली आपकी जो रचनाएं रही हैं। हम फिर भी सुनेंगे थोड़ा आगे। लेकिन जिस संस्था की बात मैं कर रही थी, रवि चंद्र गुप्ता जी की बात कर रही थी, वो बात लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक जी। व्यक्ति ने एक ऐसी संरचना रची और एक व्यक्ति इस
लेवल तक सोच सकता है कि अगर मुझे देशभक्ति करनी है, मैं अपनी जान नहीं दे सकता, या मुझे अपनी देशभक्ति के लिए क्या करना चाहिए। और उन्होंने जो रास्ता चुना वो अपने आप में एक नायाब रास्ता है, और मैं बिल्कुल। चाहूँगी कि उनकी पूरी जो परिकल्पना रही है उनकी संग, जो भी उन्होंने शुरू किया और क्या कुछ उन्होंने किया है, मैं चाहूँगी मेरे दर्शकों को आप ज़रूर बताएँ। जी। बिल्कुल। हाँ, वैभवी जी, ऐसा है कि हमारी संस्था का जो नाम है शहीद स्मृति चेतना समिति, यानी शहीदों की स्मृति में हम चेतना जगाएं लोगों में, घर घर जाकर बच्चों तक इस भावना को जगाएं कि जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है उन्हें हम भूल ना जाएं। हमारा प्रयास यही रहा है कि हम और हमारे संस्थापक, हमारे गुरुजी का भी यही संदेश था कि जिन्होंने अपने खून से बलिदान देकर इस देश को आजादी दिलाई है, और कुछ ऐसे अनजान, मैं कहूंगी कि बहुत सारे ऐसे शहीद हुए हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं, उन्होंने उनकी पहचान करी है। कहाँ गए वे लोग, उनकी पुस्तक है कहाँ गए वे लोग। तो उन लोगों के घर तक जा जाके, गांवों में जाकर, दूर दूर तक जहां जहां भी वो रहते हैं, जिन जिन का भी उन्हें पता लगा कि ये शहीद हुए हैं, कुछ नाम तो हम जानते हैं जैसे भगत सिंह है और चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस है, ऐसे बहुत से नाम हम जानते हैं, लेकिन ऐसे कुछ गुमनाम नाम थे जिनको कि लोग नहीं जानते थे। तो उन्होंने ये प्रयास किया कि उनके घर तक जाके उनको देखें कि जब उन्होंने शहीद हुए उसके बाद उनका जीवन कैसे चल रहा है। तो उनका ये प्रयास रहा, उनको कुछ आर्थिक सहायता भी दी। तो एक संस्था भी है जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी काम करती है, उन्होंने उनसे भी मिले और उनको जाकर उनके घर पे उनकी जो भी हालत, आर्थिक स्थिति उनकी खराब थी, उनकी सहायता करते थे और सरकार से भी उनको अनुदान दिलाते थे। तो इस तरह से हमारे रविचंद्र गुप्ता जी ने यही उनके मर्म में था कि जिस तरह से शहीदों ने जो अपना बलिदान दिया है, अपना रक्त देश के लिए बहाया है, नहीं तो वो भी आराम से अपने घर में रह सकते थे। कईयों ने अपना बेटा खोया, बहनों ने अपना भाई खोया। तो इस पीड़ा को जानकर उन्होंने अपने रक्त से उनके चित्र बनवाना शुरू किए। तो हमारे जो चित्रकार हैं, बिंकल जी हैं, गुरुदर्शन बिंकल जी, उन्होंने उनको उनसे वो चित्र बनवाते थे। और शुरू में वो सेक्टर 9 रोहिणी में सर्वोदय विद्यालय है, तो वहां वो प्रिंसिपल रहे और वहां से उन्होंने इसको शुरुआत करी। आज हमारे संस्था को भी 25 वर्ष हो गए हैं। अभी पीछे 22 अक्टूबर को हमारा संस्था का वो सिल्वर जुबली कार्यक्रम भी होना था, लेकिन अब हमने उसको पोस्टपोन करके 23 जनवरी को हमने उस कार्यक्रम को रखा है कि हम अपने गुरु जी की याद में भी और दूसरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी हम सुभाष चंद्र की जयंती भी हम नेताजी सुभाष पैलेस पर मनाते हैं। बहुत अच्छे हमारा विशाल कार्यक्रम होता है। हम अच्छे लोगों, मतलब जो भी शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनको नमन करते हैं, हम उनको बुलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं और बच्चों के कार्यक्रम होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने जो रक्त से चित्र बनाए, सबसे पहले उन्होंने अपने स्कूल में एग्जीबिशन लगाई। तो ऐसे जो आसपास के स्कूल्स थे, उन्होंने वहां जाके वो लोग चित्रों की प्रदर्शनी लगाते थे और स्कूलों में जाकर बच्चों को छोटी छोटी पुस्तकें देते थे, कहाँ गए वे लोग, और उससे उनको बच्चों को कुछ और पुस्तकें बांटी जाती थी जिससे कि बच्चे जो हैं उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। बच्चों को ये पता लगे कि कौन कौन शहीद हुए, कहाँ के वो रहने वाले थे, किस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी जिन्होंने अपने देश के लिए अपने अपना योगदान दिया, उन बच्चों की गाथाएं भी उसमें, उनके बच्चों के नाम भी हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के भी और बच्चों के भी, और बहुत सी महिलाएं भी जो जो कि जिन्हें लोग नहीं जानते थे कि इन्होंने भी देश में योगदान दिया हुआ है। तो उन सब का परिचय जो है उस पुस्तक में है। मैं आपको अभी जल्दी में निकाल नहीं पाई, नहीं तो मैं आपको दिखाती वो पुस्तक भी निकाल के। तो उसमें उन बच्चों को हम वो पुस्तकें बांटते थे, बच्चे वो पढ़ते थे, फिर उसकी एक प्रश्नावली तैयार की जाती थी और उस प्रश्नावली से बच्चों का फिर हम प्रतियोगिता कराते थे। तो ऐसे में हर हर मतलब 2-3 जो भी मेरे एरिया के स्कूल थे, मैं खुद भी जाती थी
और अपने स्कूल में भी मैंने सरस्वती विहार में भी 2005 में एग्जीबिशन लगाई थी। तो और जितने भी मतलब जो हमारे शहीद हैं और उनके जन्म तिथि पर और उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग स्कूलों में कार्यक्रम भी करते हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत उनके बारे में पता लगे जी, और बच्चे उनका इतिहास जान जाने। पाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, बच्चे नहीं जान और पाते हैं हमारा हमारे देश के लिए कितने हाँ, लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपना हाँ बलिदान जी। दिया है। शोभा तो जी एक हमारा बात और जो मैं जी एक मिनट एक बात वैभव जी, हमारा जो जी, जी। संग्रहालय है सबसे पहले जो बना वो वृंदावन में वात्सल्य ग्राम, जो दीदी रितंभरा का जो आश्रम है ना? वहां पर हमारा सबसे पहले संग्रहालय बना। और भानु शुक्ल जो पत्रकार हुए हैं उनका और हमारे गुरुजी का दोनों का वहां पर संग्रहालय है, जो कि देश विदेश के लोग वहां वृंदावन जब आते हैं तो उसको देखते हैं। फिर लाल किले में भी हमने बाल बच्चों की चित्र हमने वहां लगाए, 101 चित्र वहां लगे। और जो अपने विधानसभा है वहां भी हमारे चित्र लगे हुए हैं हमारे संस्था के प्रयास से। तो इस तरह से हाँ, देशों में भी और इधर आपके छत्तीसगढ़ में भी हमारा एक संस्था का वो है। और गुजरात में हमारे धर्मेंद्र पाठक जी हैं, वो बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रेम कुमार शुक्ला जी जो हमारे संस्थापक हैं, देवी दत्त जी हैं, और जो हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र कुमार जी, वे भी सब मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, आप बताइए। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सब मिलकर ही कार्य करेंगे तभी हम सार्थक कार्य कर पाएँगे और बिल्कुल। कोई भी मुहिम हम अकेले नहीं चला सकते, उसके लिए हमें हम बहुत सारे हाथ की ज़रूरत होती है। हमारे साथ सुदर्शन जी जुड़ी हुई हैं, जो कि हमारी सचिव हैं, उन्होंने लिखा है कि मुझे यह पुस्तक चाहिए, कहाँ मिलेगी? मैं अपने छोटे बच्चों को भेंट करना चाहती हूँ, हाँ, तो वो पुस्तक शोभा जी मैं बता देंगी पुस्तक कहाँ हाँ, मैं मिलेगी दूंगी। और हाँ, हमारे मैं साथ दे दूंगी। हमारे जी, हमारे साथ हमारे साबिर परवेज़ जी जुड़ गए हैं। एक तो बहुत अच्छे संचालक हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, साथ ही हमारी टीम के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, तो मैं बहुत-बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ। और एक बात और मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जिस स्वर्गीय रवि चंद्र गुप्ता जी की हम बातचीत कर रहे हैं अभी उन्होंने ही आपने सुना होगा कि सुभाष चंद्र पैलेस जो मेट्रो स्टेशन है हाँ, नेताजी उसका नाम कुछ सुभाष और था और इन्हीं के प्रयास से वो नाम क्या वजीरपुर पूरा स्टेशन। वाकया क्या है शोभा जी ज़रा बताएँ? वो वजीरपुर मेट्रो स्टेशन नाम था उसका पहले। तो हमारे गुरुजी ने रविचंद्र गुप्ता जी ने अपने प्रयास से जो गवर्नर जी को लेटर लिखा और फिर उसका नाम नेताजी सुभाष पैलेस हुआ। और साथ में वहां पर नेताजी की सुभाष चंद्र बोस जी की एक तो पूरी बड़ी मूर्ति है और एक आधी मूर्ति है। आदम जिसे हम बोलते हैं। तो वो दो मूर्तियां हैं, दोनों पार्क में हैं। अब थोड़ा सा प्रयास ये किया जा रहा है कि वहां पर जो पार्क की व्यवस्था है वो बहुत खराब है। तो अपने विधायक से और अपने अब हमने रेखा गुप्ता जी से भी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे भी हम लेटर लेकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों में हमारे जो संस्थापक हैं वो उनके पास जाएंगे कि हमने 23 जनवरी का कार्यक्रम करना है, तो उस पार्क को जरा व्यवस्थित कर दिया जाए। तो ये उपलब्धि हमारी बहुत गरिमामयी है कि जो हमारा नेताजी सुभाष पैलेस का नाम जो है वो हमारे गुरु जी ने रखा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत कम लोगों को ये बात पता है और हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट हमेशा कुछ नया करता है और हमेशा हम वही सारी चीज़ें ढूँढ-ढूँढ के लाते हैं, जो आपको कहीं भी मिलना मुश्किल है। और दिलराम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और आप बहुत खूबसूरत हिमाचल की वादियों से आए हैं और अभी तो बहुत सर्द मौसम है वहाँ का। वहाँ से अभिवादन कर रहे हैं, एकता में ही सच में बल है, ऐसा लिखा है उन्होंने, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। सुदर्शन जी लिख रही हैं उस पार्क में तो परमानेंट टेंट लगे रहते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने लिख के भेजा है। तो लगे रहते होंगे मुझे नहीं पता है और शोभा जी शायद आपको पता होगा कि वहाँ पे टेंट लगे रहते हैं। शोभा जी एक बात और कि जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत लाडली रही हैं बचपन में, आप 4 भाइयों के बाद आप रही और एक बड़ी लंबी अंतराल पर आप पैदा हुई अपने घर में। तो एक जी।
बिटिया जब आती है एक अलग माहौल होता है। और जब आपकी, जिस तरह से आपने शुरू में बताया कि आपकी मम्मी, जो आपकी माताजी रहीं, वो चाहती थी कि उनको बेटी हो, और उन्होंने बहुत पूजा पाठ की, तब जाके आप 4 बच्चों के, 4 लड़कों के बाद एक पैदा हुई। तो कैसा माहौल था आपके लिए घर का? एकदम रानी की तरह, राजकुमारी की तरह, या पिटाई आपको भी लगती थी? नहीं, बिल्कुल मतलब जैसे बड़े भाई अपनी छोटी बहन का ध्यान रखते हैं, उस तरह से मेरे भाई जो है मेरा ध्यान रखते थे। वो कहीं आना-जाना भी मुझे अकेले नहीं जाने देते थे। मतलब शुरू में जब मैं छोटी थी तो मुझे अकेले नहीं जाने देते थे। किसी रिश्तेदार के यहाँ भी मुझे कहते थे नहीं, किसी का रुकना नहीं है। तो ये उनकी बहुत, मैं सोचती हूँ कि आज के समय में ये बहुत उनका जो हिफ़ाज़त जो उन्होंने मेरी करी, जो मुझे पाला-पोसा, मेरी पढ़ाई में भी उन्होंने सहयोग दिया। और मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो मेरे बड़े भाई साहब थे, प्रेम मनोहर हसीन जी, वो हिंदी की शॉर्टहैंड किया करते थे, शॉर्टहैंड किया करते थे, टाइपिस्ट भी थे और हिंदी की शॉर्टहैंड भी करते थे। तो वो, जब मैं छोटी थी, मेरा ख़्याल है मैं अभी छठी 7वीं में पढ़ती थी, तो वो मेरे से डिक्टेशन लेते थे। तो मेरी शायद हिंदी जो है इसीलिए अच्छी हुई कि मैं उनको डिक्टेशन देती थी और वो शॉर्ट हैंड में लिखते थे। तो ये प्रयास मेरा, जब तक मैं 11वीं में हायर सेकेंडरी मैंने की है, तो तब तक मेरा ये प्रयास रहा। और वो मुझे हमेशा बोलते थे कि ये गलत शब्द बोला, इसको अच्छे से बोलो। तो इस तरह से मेरी जो है हिंदी में रुचि भी बनी। और मैं उस समय धर्मयुग की पत्रिका आती थी, वो हम बहुत पढ़ती थी मैं। और हिंदी के साहित्य के को भी मेरी धीरे-धीरे रुचि बनने लगी, तो मैं उस साहित्य को भी पढ़ा करती थी। महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, ये मैंने बहुत पहले से धीरे-धीरे पढ़ने शुरू कर दिए थे। तो शोभा हाँ जी, जी। स्कूल कॉलेज के दिनों में कोई ऐसी बात जो आज भी आपको गुदगुदाती हो, या जब पहली बार आप स्कूल गई पढ़ाने के लिए, एक बिल्कुल। शिक्षिका के रूप में, तो वो पहला दिन कैसा रहा आपका? कुछ यादें अगर धुंधली हैं तो हम चाहेंगे कि उसे, उसकी परत हाँ, थोड़ी दूर बिल्कुल, की हटे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आज जैसे आपको बताया, मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा मुझे। तो जब मैं मुझे असल में जो लेटर था, ले जॉब का लेटर, वो 4 सितंबर को मिला था। 4 सितंबर 1995 में। और 5 सितंबर को मुझे जॉइन करना था, उस दिन शिक्षक दिवस होता है ना? तो मुझे उस दिन जॉइन करना था, लेकिन मेरे घर में 6 सितंबर को मेरे देवर की बिटिया हुई थी। तो मैं उस दिन जॉइन नहीं कर पाई। तो मेरे पापा जी मेरे स्कूल गए, कुतुबगढ़ में मेरी जॉइनिंग हुई थी, फर्स्ट जॉइनिंग। तो मेरे पापा जी वहाँ स्कूल गए और मेरी प्रिंसिपल थी सीता मदान जी। तो उनको बोला कि दो कुछ दिन के लिए मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो भी पीजीटी ही रिटायर हुए थे, पॉलिटिकल साइंस के का सब्जेक्ट रहा उनका। तो उन्होंने कहा मैं कुछ दिन आके आपके बच्चों को पढ़ा लेता हूँ और आप 3-4 दिन के लिए हमारी बिटिया को के बाद 3-4 छुट्टी दिन दे के दें। बाद आप इसको जॉइनिंग दे देना। तो हमारी जी। मैडम ने कहा ठीक है। तो मैं 8 सितंबर को मैं जॉइन कर आ गई। और हमारी वो सीता मदान जो मैडम थी, आप यकीन मानेंगे, इतनी, मैं आज भी उनका बहुत मान करती हूँ। अब पता नहीं वो हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन उनके लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है कि उन्होंने मुझे 4 दिन की छुट्टी एडवांस में दी। तो मैंने 12 तारीख को, 12 सितंबर से मैंने स्कूल जॉइन किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि जाते ही मुझे उन्होंने बिल्कुल। छुट्टी दे दी कि चलो ठीक है, आप 4 दिन अपने घर को देख लो। और उसके बाद फिर मैंने जॉइन किया। और यहाँ मेरे ब्रदर, जो सेकंड ब्रदर थे, उनका भी कुछ दिन के बाद उनकी उनकी उनका देहांत हो गया था 1 अक्टूबर को। तो मैंने 8 सितंबर को जॉइन किया था और 1 अक्टूबर 1995 में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उनको भी मेरी जॉब की जितनी खुशी थी कि आपको मैं बता नहीं सकती। कि उनको ये था कि शायद मेरी जगह इसको जॉब मिल गई है, क्योंकि उनकी पहचान में 1 अक्टूबर को उनकी डेथ हुई और मुझे 8 सितंबर को मैंने जॉइन किया। तो उनका मुझे सहयोग ऐसा लगता था, क्योंकि मैंने 11 साल के बाद स्कूल में मैं पढ़ाने जा रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे ब्रदर जो हैं मेरे पीछे खड़े हैं। और मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही होती थी और मुझे ऐसा लगता था वो मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो ये उपलब्धियां जो हैं, वो शायद उनका सही आशीर्वाद ही था। और मेरी एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूंगी कि मेरी मदर इन लॉ भी वो भी 5-6 साल काफी बीमार रहीं।
उनको स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनका भी बहुत आशीर्वाद रहा। वो जब मैं उनको मतलब अपने मुँह से नहीं कहना चाहती कि मैं सेवा कर रही थी, शायद भगवान मुझसे उनकी सेवा करा रहा था, तो वो मुझे यही आशीर्वाद देती थी कि तेरी नौकरी लग जाए। और आप मानेंगे 1 साल के बाद उनकी क्या डेथ हुई है 96 में, और 95 में मेरी जॉब लगी। तो उनका ये कितनी आशीर्वाद मुझे हमेशा रहा। बिल्कुल। हमारे परिवार में सब लोग यही आपकी कहते थे कि जो परिवार आवाज़ का है फल शोभा जरूर जी, मिलता है। हाँ जी, जी। वो भावुकपना, वो लड़खड़ाहट आपकी आवाज़ में मैं महसूस कर रही हूँ कि आप कितना भावुक हो गई हैं इस वक़्त ये सारी बातें बताकर। पूनम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ पूनम जी। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया है शोभा जी। जी, सृजन का जी। संपादन आपने किया है, जेनेसिस जो विद्यालय से पत्रिका निकलती थी उसका संपादन हाँ, आपने किया है। तो ये हिंदी के प्रति रहा आपका जो रुझान, अब रिटायरमेंट के बाद यानी कि जब सेवानिवृत्ति हो गई है, तब आप क्या कर रही हैं? अपना जो समय है कैसे व्यतीत करती हैं? यहाँ मैं एक बार और बताना चाहूँगी कि वतन के नूर ये पुस्तिका है। ये गुरुदत्त शर्मा जी की वैद्य जी हैं, और इनकी इस पुस्तक का भी मैंने संपादन किया था, वतन के नूर। जी, जी। जी, दिख रहा है। तो इनका भी बहुत आशीर्वाद रहा मुझ पर, ये वैद्य जी का। इन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि लिखो बेटा, पढ़ो, इस तरह से। तो अब आप कैसे समय व्यतीत कर रही हैं? क्या कुछ कर रही हैं? कुछ नया करने की सोची आपने या अभी तक बस? तो, क्योंकि जैसे मैं रिटायर हुई थी तो मुझे कोरोना हो गया था। मतलब जनवरी में मैं रिटायर हुई और अप्रैल में मुझे कोरोना हो गया था, तो उसके बाद 1 साल तो मेरा मतलब रिकवरी में ही लगा। और उसके 1 साल बाद मैं थोड़ा-सा ठीक हुई जब, तो मैंने योगा वगैरह जॉइन करा, और उसके बाद मैं आर्य समाज से जुड़ी रही। वहाँ के जो कार्यक्रम होते थे उनमें मैं अपना पूरा योगदान देती थी। वहाँ भी मतलब कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, तो उसमें मेरा योगदान रहता है। हिंदी अकादमी के द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हुआ, वो जी। कैसी रही आपकी उपलब्धि और घर वालों ने किस तरह से देखा उसे? मैं आपको बताऊँ तो आर्य समाज से पूरी बस गई थी हमारे यहाँ से। हमारे आर्य समाज के सभी लोगों को बहुत ही खुशी हुई थी कि भई हमारी संस्था से, समाज से एक हमारी बच्ची को पुरस्कृत किया जा रहा है। तो आर्य समाज से पूरी एक बस लेके हम लोग गए थे, और हमारे आदरणीय रविचंद्र गुप्ता जी भी साथ थे हमारे, और उन सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। तो जो मुझे उपलब्धि मिली, और इसमें एक उपलब्धि में मेरे स्कूल के बच्चों का बहुत योगदान रहा, क्योंकि मैं बच्चों को कॉम्पिटिशन्स में लेके जाती थी। तो जहाँ-जहाँ मैं लेके जाती थी कॉम्पिटिशन में, वो बच्चे ज़रूर प्रथम या से द्वितीय श्रेणी में आते थे। तो जब मैं भाषण प्रतियोगिता में लेके जाऊँ, या काव्य प्रतियोगिता में लेके जाऊँ, या नाटक प्रतियोगिता में, तो बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ उपलब्धि लेकर आते थे। तो इसमें यहाँ एक बताना चाहूँगी, मेरी छोटी-सी गुड़िया थी, श्वेता वधवा नाम की बिटिया। तो उसको मैंने सेक्टर 8 के रोहिणी में कॉम्पिटिशन था जल के ऊपर। वही जल संरक्षण पर उसको कविता बोलनी थी। तो जिस हॉल में हमें बिठाया गया था, वो लैब थी, साइंस की लैब थी। तो वहाँ एक नल जो है वो टपक रहा था। एक-एक बूंद वहाँ पे टपक रही थी पानी की। तो उस छोटी-सी बच्ची श्वेता वधवा ने जब बोलने के लिए आई, तो सबसे पहले जाके उसने टैप को बंद किया। उस नल को बंद करने के बाद उसने अपनी कविता प्रस्तुत करी कि जल ही क्या बात! जीवन है, जल के बिना हमारा जीवन जो है अधूरा है। तो वो कविता अभी उसकी पिछले साल ही उस बच्चे की शादी हुई है, तो उसने अपने हस्बैंड को भी बताया कि ऐसे मैंने ये कविता जो है मुझे मैडम लेकर गई थी, और मुझे प्रथम श्रेणी मिली थी। तो इस तरह से मेरे बच्चों का वो बहुत सहयोग रहा, जी, और मुझे जी। उपलब्धि मेरी यही थी कि मैं बच्चों को कॉम्पिटिशन्स में लेके आती थी, चाहे कितनी भी देर हो जाती थी, 3-4, 4-4, 5-5 भी बज जाते थे, मैं बच्चों को उनके घर छोड़कर आती थी।
कभी भी मैंने बहुत बच्चों को बढ़िया। ऐसे नहीं कहा कि आप देखिए, अकेले जाओ। अगर शिक्षक अगर इस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित करें तो निसंदेह बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। शोभा जी, बहुत बिल्कुल। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। आप सभी से निवेदन करती हूँ, यदि आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं तो हमारा हिंदी साहित्य संस्थान का फेसबुक का पेज है, उसे ज़रूर फ़ॉलो करें, और हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत-बहुत अभिवादन, बहुत स्वागत। शोभा जी, चलते-चलते क्या कहना चाहेंगी? चलते-चलते मैं अपनी एक कविता जो हमारे आदरणीय रविचंद्र गुप्ता जी के लिए मैंने लिखी थी, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। स्वागत। रंग-बिरंगे फूलों का एक हार बनाएँ हम, खुशबू बनकर सबकी सांसों में बस जाएँ हम। वीरों का बसंत आज मिलकर गाएँ हम, रग-रग में सबकी आज शान बढ़ाएँ हम। वीर जवान हिंदुस्तान के हैं हम, आन बान शान पर मर मिटने को तैयार हैं हम। शीश हिमालय का कभी झुकने ना देंगे, आतंक के कीड़े को मसल कर रख देंगे हम। शहीदों के बलिदान को व्यर्थ जाने ना देंगे हम, गुमनाम शहीदों की भी पहचान कराएंगे हम। वीरों का बसंत आज मिलकर गाएं हम। आदरणीय श्री रविचंद्र गुप्ता जी जिंदा शहीद के सपनों का जिंदा शहीद के सपनों का संकल्प पूर्ण करेंगे हम। रक्त बहा ना सके चाहे, हृदय शुद्ध भावों से भरेंगे हम। हिंदू को हिंद को बदनाम करने न देंगे हम, दुराचारी को भी सजा दिलाकर रहेंगे हम। माँ बहनों के चेहरों पर मुस्कान लाएंगे हम, जन जन में नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे हम। जन जन में नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे हम। वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद के नारों से आकाश को गुंजाएंगे हम। अमन के दीप चहुं दिशाओं में जगाएंगे हम। धूप से निखरी जमी पर चमन खिलखिलाएंगे हम। गांव गांव में ज्ञान का दीपक फैलाएंगे हम। शोभावन खिलती हुई बहार बनेंगे हम। सोने की चिड़िया बनाकर फिर दिखाएंगे हम। वीरों का बसंत आज मिलकर गाएं हम, रग रग में सबकी आन शान बढ़ाए हम। क्या बात है! बहुत धन्य सुंदर, बहुत ही सुंदर कविता, और अपने गुरु को समर्पित ये सबसे बड़ी भावना होती है। और डॉक्टर विनीता साहनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिवादन करती हूँ, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ शोभा जी। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे इतनी बातें करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह, जिस तरह आपने हिंदी की सेवा की, आगे भी आप सेवा करती रहें, और जो समय अभी आपको मिला है, उस समय में कुछ अच्छे नए सृजन के कार्य आप करें, ऐसी शुभकामनाएं हम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आशीर्वाद, आपकी बिटिया को भी जिनका जन्मदिन है उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब कामयाब हो, उन्नति करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा रानी जी को हम सुन रहे थे, बहुत सुंदर कविताएं हमने सुनी, उनके जीवन के बारे में बात की। एक महिला के लिए उसके परिवार, अगर ससुराल पक्ष से अगर इस तरह का वातावरण मिलता है तो निसंदेह वो न सिर्फ पुष्पित होती है, पल्लवित होती है, पोषित होती है। तो हर बिटिया को शोभा जी के जैसा परिवार मिले, ऐसी शुभकामनाएं। और तमाम सुधी श्रोता दर्शकों का अभिवादन करती हूँ, और आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि इसी प्रकार अपना संबल हमें देते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। और अपना जो समय है बहुत कीमती है, मैं जानती हूँ आप अपना समय देते हैं, उसके लिए विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। अगली बार फिर नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जय धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।